पैसे बांटे कि नहीं 1100 रुपए? वो तो कह रहे हैं मेरे पिताजी के नाम से संगठन मतलब बांटे तो ना, किसी भी संगठन से बांटे बांटे। चुनाव से पहले तो कोई भी बांट सकता है, आप हम भी बांट से सकते तो अभी दारू बट रही है कि नहीं बट रही है? हैं। अब ये मैंने देखा नहीं है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब बांटने को तो लोग हीरा चांदी सोना कुछ भी बांट दे। ये चुनाव कैसे देखते हैं आप? इस चुनाव में जोश पूरा था क्योंकि तीनों पार्टियों ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई इसमें। 50 पार तो नहीं हो रहा है किसी का, आपको लग नहीं, रहा है? ऐसा कुछ नहीं है 50 पार में, मतलब माहौल ही नहीं दिख रहा। नेता जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बताता है। हमने लोकसभा में देखा कि बीजेपी जो है वो कह रही थी हम 400 पार जीतेंगे, फिर आपने नतीजा देखा। तो इसका मतलब अगर वो अभी से अरविंद जी 55 सीटें कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर गड़बड़ तो है। राहुल गांधी कहाँ हैं, प्रियंका गांधी कहाँ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ हैं? क्योंकि बीजेपी वाले भी चाह रहे थे कि कांग्रेस वाले वो प्रचार करें। केजरीवाल वही थे जो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं छोटे से घर में रहूँगा, लेकिन जब बाद में तस्वीरें आती हैं इस तरीके के घर की तो लोगों के मन में लगता है कि यार अरविंद जी ऐसे तो नहीं थे। मोदी जी का फोन आ रहा है आपको सर? वाइफ का फोन है। मोदी जी से कम है वाइफ का फोन है तो। रमेश बुद्धूड़ी जी के 2 बयान आते हैं, उसके बाद वो भी खामोश हो जाते हैं, उनके कोई बयान नहीं आते। पत्रकार कोशिश करते हैं निकलवाएं कुछ, लेकिन विदुड़ी साहब संयम बरतते हैं। बहुत संयम से और बहुत संभल कर बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता इस वक्त एकदम खुश हैं, गदगद हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जब जब अरविंद जी के बयान आ रहे हैं और जो बाइट्स आ रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं, वीडियो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके अंदर नकारात्मकता चीज़ें हैं जिससे बीजेपी को लग रहा है कि वो उनके लिए पॉजिटिव में जा रहा है। देखो अरविंद जी परेशान हो रहे हैं, हमारी पार्टी परेशान हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी एक बड़ी भीड़ है जो उनको सुनने आती है, जो उनको सुनने के लिए अपना लीडर मानते हैं, लेकिन वोट करने के लिए शायद उनको अपना लीडर नहीं मानती है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। शाम का वक्त जो होता है वो एक ऐसा वक्त होता है पत्रकारों के लिए जो अपनी खबरें लिख चुके होते हैं, टीवी वाले रिपोर्ट कर चुके होते हैं, डिजिटल वाले रिपोर्ट करके अपना दिन भर का काम ख़त्म करके किसी चाय की दुकान पर खड़े हो जाते हैं, चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं। और वो शाम बड़ी ख़ास होती है जिस शाम को चुनाव प्रचार ख़त्म हो जाता है और हम पत्रकार आपस में बातें करते हैं कि यार क्या रहा माहौल, चुनाव में कौन जीत रहा है, हार रहा है, क्या मुद्दे रहे, सबके अपने दावे हैं। अब दिल्ली में चुनाव प्रचार ख़त्म हो गया, बड़ा तगड़ा चुनाव प्रचार रहा, लेकिन 2020 के चुनाव से तुलना करें 2025 के चुनाव में तो वो जोश नज़र नहीं आया। कहते हैं ना चुनाव उठा हुआ नहीं था, लेकिन लगातार चौथी बार 2013 का चुनाव, फिर 15 का चुनाव, 20 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जीते। अब 2025 में क्या चौथी बार जीतेंगे या फिर बीजेपी जो कई दशकों से बाहर है सत्ता से वो दिल्ली में वापसी करेगी? यही सवाल है। और क्या कांग्रेस खाता खोल पाएगी, माहौल बना पाएगी, अपना वोट शेयर बढ़ा पाएगी? ये सारे सवाल जहन में हैं। सब यही पूछ रहे हैं दिल्ली कौन जीत रहा है। तो दिल्ली कौन जीत रहा है, नहीं जीत रहा है, इसके अलावा वो भी कोशिश करेंगे कि समझा लें, हमारी बातों से समझ जाएंगे आप। लेकिन मुद्दे, चुनाव, माहौल और दावों पर बात करेंगे। किस तरफ झुक रहा है चुनाव या किन मुद्दों पर वोट हो रहा है, सारी चीज़ें करेंगे। हमारे साथ सूरज हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, सांदर टाइम्स में हैं। हमारे साथ विनोद दबास जी हैं, अमर उजाला में वरिष्ठ संपादक हैं, और हमारे साथ अकरम हैं, द नेशन के संपादक हैं। और ये सब वो लोग हैं जो स्टूडियो में या दफ्तर में बैठ के काम नहीं करते हैं, जो ज़मीन पर जाके लोगों से बात करते हैं, नेताओं से मिलते हैं, नब्ज़ टटोलने वाले लोग हैं। इसीलिए आपको वो बातें मिलेंगी सुनने को जो हम लोगों से सुन के दूसरे लोग अंग्रेज़ी या हिंदी में बोल देते हैं। सही बात कह रहे हैं? सबसे पहले सर सबसे वरिष्ठ हैं, सर के पास जाएं। सर अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खुद इनसे सीखते समझते हैं। सर नमस्ते। सर ये चुनाव कैसे देखते हैं आप? ओवरऑल आपका इम्प्रेशन क्या है? ये चुनाव अभी आप बोल रहे थे कि इस बार जो है ज़्यादा उठा हुआ नहीं दिखा, जोश नहीं दिखा। ऐसा नहीं, इस चुनाव में जोश पूरा था क्योंकि तीनों पार्टियों ने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई इसमें। कांग्रेस ने पहले 2 चुनाव में 15 और 20 में इतनी ताकत नहीं लगाई जितनी इस चुनाव में ताकत लगाई, और कांग्रेस ने जो ताकत लगाई उससे इस चुनाव में एक जोश भी दिखाई दिया, मैं आपको बता दूं। और जो है बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई है। जो है प्रधानमंत्री ने 3 रैलियाँ की अभी चुनाव के दौरान। 2 चुनाव की घोषणा होने से पहले 2 रैली की थी उन्होंने। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी तो जो है चुनाव की घोषणा होने से पहले से ही लगी हुई है। जो है केजरीवाल जी ने मेरे ख्याल से कोई विधानसभा नहीं छोड़ी होगी जिसमें वो नहीं गए होंगे, उन्होंने हर विधानसभा में गए। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा बहुत सालों के बाद जो है दिल्ली में चुनाव में दिखाई दिए। हाँ, कभी वो भाजपा में होते थे या जब वो राजनीति में नहीं उतरे थे तब जो है, मैं हालांकि बच्चा था, स्टूडेंट था,
89 के पार्लियामेंट चुनाव में मैंने उनको प्रचार करते हुए देखा था, मतलब भाजपा और जो है जनता दल का। 91 में जो है वो बाई इलेक्शन हुआ था, तब वो यहाँ से नई दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। तो बहुत दिनों के बाद देखा यार, तो ये चुनाव पूरी तरह गर्म दिखाई दिया है। और रहा माहौल, हाँ ये आप उस एक आपकी एक एंगल से बात सही है कि जोश नहीं दिखाई दिया। जोश का मतलब किसी पार्टी के पक्ष में चुनाव नहीं है ये। हाँ। ये आपको मैं बता दूं, किसी पार्टी के पक्ष में चुनाव नहीं दिखा। लहर नहीं है किसी पार्टी के नजर। हाँ, मतलब आपकी बात को मैं जो पुष्टि कर रहा हूँ जोश वाली, तो लहर किसी की नहीं है। और जो है करीब करीब ऐसी स्थिति है कि 2013 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। 2013 रिपीट हो रहा है। 13 में मतलब किसी को बहुमत नहीं मिला किसी था। को बहुमत नहीं मिला था। 8 सीटें आई थी कांग्रेस को, 32 सीटें आई थी बीजेपी को, और 28 सीटें आई थी इसी- आम आदमी पार्टी। हाँ, और एक निर्दलीय जीता था और एक ये जनता दल यू से जीते थे शोएब इकबाल। तो आपको लग रहा है इस बार हंग हो सकता है? हाँ, इस बार बिल्कुल हो सकता है, संभावना दिख रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जैसे उस समय बीजेपी 32 सीटें ले आई थी, इस बार इस बार कोई भी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। कोई भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है। और मल इनके बीच में जो मेरे को लग रहा है 30 से 34 या 35 तक जा सकती है ज़्यादा। 30 से 35 तक, मतलब कोई भी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 30 से 35 के बीच में रहेगी। मेरे को यही लग रहा है, जो मेरा आकलन है। हाँ, तो यानी वो जो कह रहे हैं ना कि 50 पार तो नहीं हो रहा है किसी का, आपको लग नहीं, रहा है? ऐसा कुछ नहीं है 50 पार, वो मतलब माहौल ही नहीं दिख रहा। हालांकि अंदर खाने मतदाता के दिमाग में क्या है, दिल में क्या हो, तो हमें पता नहीं। जो अभी चर्चा या माहौल देख रहे हैं, हम उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। जो कैंडिडेट का चुनाव देखा हमने अभी पिछले जो है 20 दिन तक, खूब हमने फील्ड में गए, सब कुछ देखा। तो ऐसा नहीं है कि जो है कोई लहर है, मैंने बोला ना लहर नहीं है, वेवलेस चुनाव है ये, वेवलेस चुनाव है। उसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ। और इस चुनाव की एक खास बात ये है, 2013 में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा और आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उनके टारगेट पे थी कांग्रेस। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी दोनों के टारगेट पे है। आप ये भी देखिए, दोनों के टारगेट पे है। भाजपा जो है कांग्रेस के खिलाफ बहुत कम बोली, और कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ कम बोली है। दोनों ने टारगेट आम आदमी पार्टी को किया है। तो ये बिल्कुल 13 वाला। तो कांग्रेस उस चुनाव में 8 पे चली गई थी, तो इस बार क्या आम आदमी पार्टी 8 पे जाएगी, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है, जो उसका वोट बैंक है, निचला तबका, महिलाएं, वो उसके साथ जुड़ी हुई दिखाई। झोपड़ी और महिलाएं। हाँ, वो जुड़ी हुई दिखाई दी उसके साथ। और तो हम ये नहीं कह सकते जो है कांग्रेस वाली स्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि 55 पार हैं आम आदमी पार्टी, और थोड़ा जोर लगा दे तो 60 पार जा सकते हैं। सूरज जी, हम और आप बहुत हंसी मजाक करते हैं आपस में, हमारा रिश्ता मतलब समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया है हमारा, आपस में हंसी मजाक, चुटकी लेने वाला और रोज़ की बातचीत है हमारी। बिल्कुल। मुझे आपके दिल, मेरे दिल में क्या, आपके दिल में क्या है मुझे पता है, और मेरे दिल में क्या है वो आपको पता है। जी। लेकिन हम दोनों की दिल की बातें छोड़ के दिमाग से बताइए, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, एक रूपरेखा बताएं दर्शकों को, फिर हम लोग स्पेसिफिक्स पर आएंगे। देखिए, अभी आपने बताया कि अरविंद जी ने ट्वीट किया कि 55 सीटें वो लोग जीत रहे हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि नेता जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बताता है। हमने लोकसभा में देखा कि बीजेपी जो है वो कह रही थी हम 400 पार जीतेंगे, फिर आपने नतीजा देखा। तो इसका मतलब अगर वो अभी से अरविंद जी 55 सीटें कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर गड़बड़ तो है। और बीजेपी बहुत अच्छे से फाइट कर रही है, आम आदमी पार्टी भी फाइट कर रही है। कांग्रेस का जैसे सर ने बताया कि वो 2013 वाली स्थिति होगी, ऐसा तो नहीं लगता है। कांग्रेस जो है उसके अगर कोई कैंडिडेट जीतता है दिल्ली में तो वो इंडिविजुअल जीतेगा, पार्टी का उस तरीके से अभी भी माहौल नहीं बन पाया है। हालांकि जो अब लास्ट के कुछ समय में जो कांग्रेस के 8-10 दिन में माहौल बनाया, मेहनत करी है। ये जो माहौल बना है ना, इससे कांग्रेस का ओवरऑल वोट शेयर तो बढ़ेगा, लेकिन कैंडिडेट कोई जीत जाए वो कांग्रेस की पार्टी पे नहीं, इंडिविजुअल कोई जीत जाए तो जीत जाए। हालांकि अगर कांग्रेस का वोट बढ़ेगा तो इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, और यही दिक्कत हो रही है आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को कि कहीं जो है ये जो कांग्रेस का वोट बढ़ा है और ये हमारे लिए चिंता का कारण ना बन जाए। कांग्रेस का वोट बढ़ा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पिछले 10 दिन में जितनी मेहनत की, राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर प्रचार किया, राहुल गांधी ने रोड शो किया, इतनी मेहनत अगर कांग्रेस 1 महीने पहले या 40-50 दिन पहले से करती तो शायद आम आदमी पार्टी की स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। हमने देखा कि अभी पिछले 10-12 दिन में कांग्रेस थोड़ा सा प्रचार करी है। उससे पहले बीजेपी वाले परेशान थे कि कांग्रेस क्यों नहीं प्रचार कर रही है। भाई, कांग्रेस के नेता, बड़े नेता कहाँ गए? राहुल गांधी कहाँ हैं, प्रियंका गांधी कहाँ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ हैं? क्योंकि बीजेपी वाले भी चाह रहे थे कि कांग्रेस वाले वो प्रचार करें ताकि उनका वोट शेयर बढ़े, और फिर जो बीजेपी का जो अपना वोट शेयर है वो उतना तो बरकरार है।
और आम आदमी पार्टी का अगर घटेगा तो बीजेपी वाले जीतेगा। अब थोड़ा सा बीजेपी के जो नेता हैं वो थोड़ा शांति में है कि चलो राहुल जी आ गए और डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, शीश महल पे घेर रहे हैं। और जो मुद्दे है वही है, शीश महल बीजेपी का मुद्दा है तो कांग्रेस का भी वही है, यमुना बीजेपी का मुद्दा भी है, कांग्रेस का भी यही है, तो ये मतलब मुद्दे वही हैं। मुद्दे वही हैं और ये मुद्दे पे बीजेपी घेर रही है, लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हैं। क्योंकि शीश महल का जो एक ऐसा मुद्दा है कि भाई आम आदमी भी कहता है कि अरविंद केजरीवाल वही थे जो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, मैं छोटे से घर में रहूँगा, लेकिन जब बाद में तस्वीरें आती हैं इस तरीके के घर की तो लोगों के मन में लगता है कि यार अरविंद जी ऐसे तो नहीं थे। सोने का टॉयलेट तो नहीं निकला मतलब सोने का टॉयलेट तो बीजेपी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो दूसरे को डेंट मारने के लिए सोने का हीरे चांदी के टॉयलेट भी बोल मोदी जी का सकती फोन आ रहा है आपको सर? है। वाइफ का फोन है। मोदी जी से कम है भाई, फिर भाई का फोन है तो ठीक है। अब अकरम जी के पास आते हैं। अकरम जी, आप भी खूब घूम घूम के मेहनत करके आपने खूब पसीने बहाए हैं जी। चुनाव का ऐसे रूपरेखा सर ने दी, सूरज भाई ने दी, आप क्या सोचते हैं चुनाव को कैसे देखते हैं आप? सौरभ भाई, मैं सूरज भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हवा तो नहीं है, रुख तो नहीं है, लहर तो नहीं है। सर ने भी ये बात कही कि लहर नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं वोटर्स में आम आदमी पार्टी पहुँचाने में कामयाब रही है पिछले 15 से 20 दिन में। यानी अगर हम एक महीने में देखें ना, एक महीने में चुनाव ने कई बार करवट ली है। एक बार चुनाव वहाँ था जहाँ 40-42 सीटें दे रहा था, एक बार चुनाव वहाँ आया जब संजीवनी योजना आती है, जब अम्बेडकर योजना आती है, और जब बैक टू बैक योजनाएं आती हैं, और जब उन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं और लंबी लंबी कतारें लगती हैं तो एक बेचैनी पैदा होती है। विपक्षी पार्टियों में भी बेचैनी पैदा होती है कि ये क्या हो रहा है। फिर ऐड चलता है, एलजी की तरफ से वो बातें आती हैं कि ऐसी तो कोई योजना ज़मीन पर है नहीं, तो उस बेचैनी के पैदा होने से एक मैसेज जाता है कि नहीं, चुनाव बदल दिया, चुनाव अब मैनेज हो गया है और चुनाव में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन कांग्रेस का जो रुख अब बदला है पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद फिर से चुनाव ने करवट ली है। एक बड़ा तबका वो है जो साइलेंट है, वो किस तरफ वोट करेगा ये भी बहुत बड़ा जो है रोल। साइलेंट वोटर ही तो हर बार डिसाइड करता है। हाँ, हम लोग का काम नहीं है साइलेंट वोटरों को डिकोड करना। बिल्कुल, जो बोल रहा है वो तो सबको दिख रहा है ना। साइलेंट वोटर क्या कह रहे हैं? साइलेंट वोटर है वो काफी हद तक मैं इतना महसूस कर पाया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ता दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव में, देखिए 2020 की स्ट्रेटेजी देखिए, सीधा आते थे कि शाहीन बाग, सीधा आते थे, अनुराग ठाकुर बयान देते थे, प्रवेश वर्मा बयान देते थे। इस बार आप 2025 की स्ट्रेटेजी देखिए, एक बयान। बीजेपी ने बहुत पोलराइजेशन पे मेहनत नहीं की है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं किया है, संगठन पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी। चुनाव लड़ा, रमेश बुद्धूड़ी जी के 2 बयान आते हैं, उसके बाद वो भी खामोश हो जाते हैं, उनके कोई बयान नहीं आते। पत्रकार कोशिश करते हैं निकलवाए कुछ, लेकिन बुद्धूड़ी साहब संयम बरतते हैं, बहुत संयम से और बहुत संभल कर बोल रहे हैं। बहुत मुश्किल है उनके लिए संयम बरतना। स्ट्रेटेजी पर काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि कहीं ना कहीं बस वो करप्शन के आरोपों पर घेरे, कहीं ना कहीं वो जो है ये सारी जो प्रोसेस रही है, यमुना पानी पर घेरे, यमुना पे घेरे, शाही महल पे घेरे, उस पर घेरने की कोशिश रही है। तो शायद जो आम आदमी पार्टी वापस आने की कोशिश कर रही थी, हो सकता है उसमें सीटें घटें, लेकिन मुझे लगता है मेजोरिटी तो पार्टी निकाल ले जाएगी। बीजेपी ने दिल्ली में हमेशा चुनाव बहुत हल्ला बोल के लड़ा है। इस बार देखेंगे हरियाणा में भी उन्होंने शांति से चुनाव लड़ा है और दिल्ली में भी वो शांति से चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन पे बहुत काम किया है। दबास साहब, आप जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या आपको किसी तरीके से एक पोलराइजेशन नजर आता है? धर्म के बेसिस पर नहीं, जाति के बेसिस पर नहीं, अमीर और गरीब के बेसिस पर, निचला तबका और ऊपरी तबका, क्या आपको नजर आता है कि निचला तबका आम आदमी पार्टी के साथ है, ऊपरी बीजेपी के साथ? आपको लगता है ये पोलराइजेशन हो रहा है? मतलब जो है दोनों पार्टियों का अलग अलग जो है वोट बैंक, अलग अलग वोटर है, और तो हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे को देख के बटा हुआ है, वो अपने आप ही बटा हुआ रहता है, हमेशा ही रहता है। और तो इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ कि वो बटा हुआ, क्योंकि गरीब तबका वो आम आदमी पार्टी के साथ है, और जो है मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाला वो बीजेपी के साथ है। ये तो सीधा सीधा दिखता है। लेकिन अभी जो जैसे सूरज जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस ऊपर चलेगी तो भाजपा को फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि भाजपा जो है वो पिछले चुनाव में 38% वोट मिला था, और तो ज़्यादा 40 ले जाएगी इस बार, लेकिन 60% वोट तो उसके खिलाफ है। और तो कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि जो है बीजेपी को बेनिफिट मिल जाए। कांग्रेस मैक्सिमम मेरे को लगता है 15% तक जाएगी। 15% जाएगी तो चुनाव ही पलट जाएगा सर? नहीं, 15% तक का मैं वो बताऊं, जो जिन सीटों पर अच्छा चुनाव लड़ रही, करीब 15 सीटों पर ही अच्छा चुनाव लड़ रही है वो कांग्रेस 15 पे। हाँ, और तो उन सीटों पे वो आम आदमी पार्टी को ही डेंट मारेगी। और ये भी नहीं है, वो ऐसी सीटें हैं
अगर उन पे मुकाबला ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, बीजेपी तो तीसरी पोजीशन पे है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इससे। आप देखेंगे तो मैं सीधा सीधा बात करता हूँ कौन सी आपसे। सीटों पे? हाँ, मैं उन सीटों की बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा उन्हीं जो मुस्लिम बहुल सीट है, उन सीटों पे बीजेपी तो कहीं है नहीं। एक बार 2015 में जो है मुस्तफाबाद में मुस्लिम 2 हिस्सों में बट गए थे, तो तब बीजेपी जीत गई थी। और तो इस बार वो स्थिति नहीं लग रही है। तो मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस की जो है मजबूती बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैं आपको सॉरी, कांग्रेस की मजबूती दिखाई दे रही है। और जो उसका मुख्य कारण ये लग रहा है कि भाई हमें अपने पुराने दल के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का में उसमें ही उनको है ना, दरअसल क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस ही हमारी ज़्यादा हितैषी है और पार्टियों की तुलना में, इसलिए अपने ही घर ठीक है, जो मेरे को लग रहा है। और उन सीटों पे जो है ना, आप देखेंगे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने उन्हीं सीटों पे जाके रोड शो भी किया, जनसभाएं की हैं। राहुल गांधी ने पहली रैली सीलमपुर में की थी। सीलमपुर में की, मुस्तफाबाद में आप देखो प्रियंका गांधी भी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए। और तो आप दो नेता एक सीट पे जा रहे हैं, और तो उनको लग रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की जो लास्ट में रणनीति दिखी कि उन्होंने सर्वे हर पार्टी करा, वो कहाँ मजबूत है? जहाँ मजबूत थी 15-16 सीट थी, उन्हीं पे इन्होंने जाके जनसभाएं की, और किसी सीट पे नहीं की, जिसमें एससी हैं और मुस्लिम बहुल है। उनका कोर वोट बैंक था एक दौर में। 1-2 सीट ऐसी जैसे कस्तूरबा नगर है, या कालकाजी हो, या नांगलोई है, या बादली है, और तो वो सीटें अलग छोड़ गए। और बाकी सीट तो सारी की सारी यही हैं, एससी है। जैसे मादीपुर में राहुल गांधी गए, तो मादीपुर में कमल कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, ऐसे नहीं गए राहुल गांधी। सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में क्यों नहीं गए? उसके साथ वाली में भी जा सकते थे वो। और जबकि वो दोनों सीटें जुड़ी हुई है, मादीपुर उनसे थोड़ी हटी हुई। और तो कांग्रेस ने जो है ना अपना फोकस कर लिया इस बार, वो उसने तय कर लिया हम इन सीटों पे अच्छा लड़ रहे थे, इन्हीं पे ताकत लगाए, अन्य सीटों पर नहीं लगा, इन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। दबा साहब अभी मानते हैं कांग्रेस ने चुनाव थोड़ा लेट खोला, थोड़ा देरी करी उन्होंने, पहले थोड़ा नहीं खोला, मेहनत नहीं करी, आखिरी के 10 ओवर उन्होंने अच्छी बैटिंग करी, शुरुआत के 40 ओवर वो टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि करीब 1 महीने तक चुनाव की जो शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब 1 महीने तक देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली यात्रा निकाली और हर एक विधानसभा में गए। तो एक वो चुनाव का प्रचार का हिस्सा था। और राहुल गांधी ने बहुत पहले ही जो सीलमपुर में जनसभा की। और तो ऐसा नहीं कांग्रेस कहीं लेट नहीं थी, बीच में उनकी 3 जनसभा इसलिए रद्द हुई, वो आ रहे थे, वो बीमार हो गए, नहीं तो वो कांग्रेस पहले दिन से ही जो है प्रचार में जुटी हुई है। और जो राहुल गांधी उनके स्टार प्रचारक वो सबसे पहले आए हैं। और तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत लेट है। और कांग्रेस ने बहुत बढ़िया ढंग से ये चुनाव लड़ा, एक उन्होंने अपने उम्मीदवार भी अच्छे उतारे हैं। उम्मीदवार अच्छे हैं उनके, चाहे वो अभिषेक दत्त हो, चाहे वो उन्होंने तीनों जो 3-4 अच्छी सीटें हैं, चाहे संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारना हो, अलका लांबा को। दीक्षित के बारे में तो मैं आपको बताऊं, संदीप दीक्षित के यहाँ से उतरने से, या कांग्रेस ने जो उतारा है, हालांकि वो बाबरपुर से लड़ना चाह रहे थे, वहीं से तैयारी की थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनको यहाँ से उतारा नई दिल्ली से, और उसके बाद ही भाजपा ने प्रवेश वर्मा को उतारना पड़ा। नहीं तो भाजपा इतना बड़ा कैंडिडेट कभी नहीं उतारा। यहाँ पर एक विजेंद्र गुप्ता भी, तब वो इतने बड़े नेता भी नहीं थे। 15 में नहीं 13 में उतरे थे वो, नहीं तो बीजेपी ने उतरा। संदीप दीक्षित के यहाँ लड़ने के कारण कांग्रेस का चुनाव उठा है। ये इस चुनाव का जो है मतलब ये कहें तो कांग्रेस की तरफ से मैन ऑफ द मैच ये है। मैन ऑफ द मैच की मतलब हाँ, संदीप जी को उतार के अरविंद के खिलाफ चुनाव बड़ा करो कि हम हल्के में नहीं रहे, अपने एक बड़ा आदमी माहौल बनाया कांग्रेस ने। ऐसे ही 2013 में आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाया था, जब अरविंद केजरीवाल ने यहाँ से ताल ठोकी थी, तो तभी 28 सीट जीती थी। अगर वो उस टाइम पे चुनाव यहाँ नहीं लड़ते तो उनकी सीटें नहीं आनी थी इतनी। ये भी मैं बता दूं, जब बड़ा आदमी बड़ी जगह जाके चुनाव लड़ता है तो उससे पार्टी को बेनिफिट मिलता है। और तो यहाँ संदीप दीक्षित के कारण कांग्रेस का चुनाव पूरी दिल्ली में उठा है कि कांग्रेस ने एक मैसेज दिया कि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हम हल्के में नहीं है। इसी कड़ी में अलका लांबा को इन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा, वो इनकी तेज तर्रार नेता है, कालकाजी से चुनाव लड़ा। इसी तरह जंगपुरा से इन्होंने फराज सूरी को पूर्व मेयर रहे हैं, पूर्व मेयर ही नहीं, उनकी माँ जो है
3 बार विधायक रही हैं दिल्ली में, और जब दिल्ली विधानसभा नहीं बनी थी, महानगर परिषद थी, और तो 1983 में वो महानगर परिषद की भी सदस्य रही हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही उनकी माँ। पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ, ताजदार बाबर उनकी माँ भी, मतलब वो भी बड़ा चेहरा, कोई हल्का चेहरा नहीं है। और मुस्लिमों में अच्छी पैठ है, और यही वजह है कि आज दरियागंज में प्रियंका गांधी फराज शूरी के साथ गई सुबह सुबह, और वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कहा कि कांग्रेस ने लेट प्रचार उठाया, पवन खेड़ा जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि देखो दिल्ली का जो प्रचार और यहाँ के लोगों का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा याद नहीं करता है। यहाँ के लोग नौकरी पेशा वाले हैं, आते हैं घर चले जाते हैं, कम रुकते हैं, कुछ ज़्यादा देख के सोचते नहीं हैं। तो इसलिए लास्ट में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी थी कि लास्ट में ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा जाए, ताकि जो है जो वो बोलें वो लोगों के बीच में वो चीज़ें जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा याद नहीं करते। ये उनका तर्क था। ठीक है। अभी आज जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीजेपी के सातों सांसद वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आप बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, सबकी पार्टियों से मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का, चूंकि आज आप गए इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी अंदरूनी तौर पर वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 2020 में उन्होंने सारे नेता कह रहे थे कि भाई शाहीन बाग हो गया, चुनाव हिंदू मुसलमान है, हम चुनाव जीत रहे हैं, और हम लोग को भी लगा कि भाई जहाँ हिंदू मुसलमान होता है यूपी एग्जाम्पल लेके बीजेपी जीत जाएगी चुनाव, वो हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी 60 सीटें लेके आई। तो बीजेपी के नेता क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है? बीजेपी के नेता इस वक्त एकदम खुश हैं, गदगद हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जब जब अरविंद जी के बयान आ रहे हैं और जो बाइट्स आ रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं, वीडियो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके अंदर नकारात्मकता चीज़ें हैं, जिससे बीजेपी को लग रहा है कि वो उनके लिए पॉजिटिव में जा रहा है। देखो अरविंद जी परेशान हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी परेशान हो रही है, और इन लोगों का भरोसा है कि जो प्रधानमंत्री ने कल रैली की है और जो इनकम टैक्स में छूट दी है, मिडिल वर्ग को साधा है 12 लाख रुपए जो इनकम टैक्स रुपए, तो ये सब चीज़ों से उनको लग रहा है कि नहीं इस बार जो है वो माहौल। और अब जो बीजेपी जिस जगह पे आज है, ये तो सभी जानते हैं कि पिछले चुनावों की तुलना में अब आगे ही है, तो वो इसलिए भी गदगद है, खुश हैं। खुश, उनको लग रहा है कि सरकार बना लेंगे इस बार। सरकार बना लेंगे, ये तो उनको लग ही रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो खुद ही कह दिया है अरविंद जी की 55 सीटें लग रही हैं, हालांकि कांग्रेस भी कह रही है कि हम बना लेंगे। तो दावे तो राजनीतिक दल करते ही हैं। मैं आऊँगा इनके पास, लेकिन दबाज जी, चूंकि आप हम सब चारों में सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इस चुनाव की चाबी, दिल्ली चुनाव की चाबी महिलाओं के हाथ में है? सबके जुबान पर महिलाएं हैं, महिलाओं को 2100, तो बीजेपी महिलाओं को 2500, आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार महिलाओं को मुफ्त यात्रा दे चुकी है, महिलाएं 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 गृहिणी महिलाएं, सिलेंडर फ्री, ये वो क्या मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है? देखो, महिलाओं के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं, घर की चाबी है, तो घर की मालकिन है, और तो वही घर को घुमाती हैं। और तो ये सही है कि महिलाएं जो तय करेंगी जो है वही वो परिवार वाले वोट डालते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ है, 55 सीटें आ रही हैं, महिलाएं अपने पति को, अपने भाई को, बेटे को कहें कि आम आदमी पार्टी के वोट तो 60 के ऊपर जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी मान के चल रही कि महिलाएं उसके साथ। ठीक है, वो उसका अपना आकलन है, उसमें हम सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन जो मैं आपको बताऊं, हम फील्ड में घूमते हैं कि महिलाएं जो बेनिफिट मिल रहा आम आदमी पार्टी की योजनाओं से, उसमें जो है ना बहुत कम महिलाएं हैं जो मुफ्त बस सेवा का फ़ायदा उठा रही हैं। वो रोज़मर्रा के काम जो कम इनकम वाली हैं वो महिलाएं हैं, लेकिन जो कभी कभी महिलाएं आती हैं बसों में, उनको भीड़ मिलती है, वो इस बात से नाराज़ भी हैं। मैं आपको बता दूं बहुत भीड़ हो गई कि हम तो चढ़ ही नहीं पा रही। इसके अलावा जो नौकरी पेशे वाली हैं, जो सरकारी जॉब करती हैं, वो भी स्कीम से नाराज़ हैं कि उनको है ना बसों में बैठने की जगह मिलती, ना जो है चढ़ने में दिक्कत। निचले तबके वाले, कम आय वर्ग वाली महिलाएं फ्री के चक्कर में बस में जाती हैं। हाँ, ये तो जो है ना, ऐसा नहीं है सभी महिलाएं उन्हीं की तरफ है, हर स्कीम का काउंटर भी है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि जो है। सूरज जी, आप भी चाहते हैं आपके लिए बस यात्रा मुफ्त हो? नहीं, मेरे लिए तो, मैं तो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हूँ, मेरे लिए तो फ्री है ही। पहले शीला जी करके गई है, और हर स्टेट में होती है। बड़े पत्रकार हैं आप, मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए बड़े पत्रकार हैं आप, बड़े पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त है, तो उसके लिए तो फ्री सुविधा हर मान्यता प्राप्त पत्रकार मतलब बड़ा पत्रकार। ठीक है, जो 3 साल वो एक नॉर्म से पूरा कर ले, 3 साल आपने सरकारी रिपोर्टिंग किया हुआ है, कागज पूरा कर दे, कमेटी अप्रूव कर दे, तो बन जाए। बड़े पत्रकार है। मैं आपको बता दूं, शीला जी ने नहीं किया था हमारे लिए, जो मुफ्त का जो बस सेवा थी, मुफ्त में पास मिलता, ये जो है मैं जब से मीडिया में हूँ तभी से ही है, मतलब ये लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट का एक्रीडेशन जिसका होगा, हर गवर्नमेंट। भ्रम फैला रहे हैं आप। नहीं, हम तो शीला जी के समय से रिपोर्टिंग करने आए थे, तो हम लोग सर, हम लोग के तो आपको मैं और बता दूं, पत्रकारों के जो मुफ्त पास है, हमारा मुफ्त में पास मिलता है, बस सेवा मुफ्त में। अब तो हमारा जो है ना DTC जो फोटो वाला बनाती है, जैसे आम आदमी में होता है, ऐसे ही होता है
लेकिन पहले ऐसे नहीं होता, एक कार्ड होता था और उसमें लिखा हुआ था कि दूसरा पत्रकार भी इसका उपयोग कर सकता है। ये भी मैं आपके साथ जा सकता हूँ। नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरा पास आप यूज कर सकते थे, पहले ये था। अब नहीं था। हाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरुआत में मीडिया में आया तो तब मैं आते तो एग्रीडेशन होता नहीं, तो उसमें टाइम लगता है, तो मैं तब अपने जो मेरे सीनियर थे, कई जो टू व्हीलर पे या कार में चलते थे, मैं उनका पास यूज करता था। ये भी बताऊं मैं। अब तो फोटो लगने लगा है। अकरम जी अब ये बताइए, जी, मुस्लिम लगभग 12 से 13% हैं दिल्ली में, और कुछ सीटें जो कहते हैं 7 सीटें हैं, ओखला, बल्ली मारन, मटिया महल, मुस्तफाबाद, करावल नगरी मानते हैं, चांदनी चौक, बाबरपुर, सीमापुरी भी है। मुसलमान के दिल में क्या है? आप से हम सारी बातें करें, लेकिन चूंकि आप उन सीटों पे भी कवर कर रहे हैं, जा रहे हैं, कल आप परसों ओखला थे, ओवैसी का फैक्टर जो 2 सीटों पर, ओखला में और मुस्तफाबाद, दोनों दंगों के आरोपी, हम भी शिफा उर रहमान से भी बात की, हमने 2 दिन पहले ओवैसी साहब से भी बात की, ये जो दंगों के आरोपी हैं शिफा उर रहमान और ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद में, दोनों ही कस्टोडियल बेल पर बाहर आकर के पुलिस हाथ पकड़े हुए और इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, क्या वो सेंटिमेंट है? क्योंकि हमने देखा है कि मुसलमान जहां जाते हैं वो एक तरफ जाते हैं। जी, आम आदमी पार्टी को दिया तो आम आदमी पार्टी को दिया, लोकसभा में कांग्रेस को दिया तो कांग्रेस को दिया। इस बार मुसलमानों के दिल में क्या है? देखिए, ओवैसी फैक्टर जो आपने शुरुआत कही, वो तो मुझे इन दोनों ही सीट पर भी बिल्कुल नज़र बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। ओवैसी आए और आने के बाद भीड़ तो मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती वैसे साहब। आते हैं, लोग सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान प्रतापगढ़ी साहब राज्यसभा सांसद हैं, उनको जब वो बोलने आते हैं तो बड़ी तादाद में लोग सुनने उनको आते हैं। लेकिन आप वोट देखिए उनकी जगह, जहाँ वो प्रचार करते हैं, वहाँ के रिजल्ट क्या होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी एक बड़ी भीड़ है जो उनको सुनने आती है, जो उनको सुनने के लिए अपना लीडर मानते हैं, लेकिन वोट करने के लिए शायद उनको अपना लीडर नहीं मानती है। लोकल लेवल पर भी लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों सीटों पर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर नहीं है। यहाँ ओखला की अगर हम बात करें तो शिफा उर रहमान अपने आप में एक फैक्टर है, एक बड़ी टीम जो ओखला में इंटेलेक्ट टीम कही जा सकती है, वो उनके साथ जुड़ गई है। पुराने जामिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, पुराने लोगों ने मदद की उनकी। एक बड़ा तबका सौरभ भाई ये कहता है, जो उनको कहता है कि 5 साल से चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई, क्यों 5 साल से जेल में। सेंटिमेंट बेसिकली दिल्ली दंगों का आरोपी है और 5 साल से पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर देख करके वो एक इमोशनल उनके साथ है। ये भी कोशिश उनके जरिए करने की। 2020 में भी चुनाव लड़े थे, जमानत भी नहीं बची थी किसी सीट पे। देखें उस सीट, और आज भी देखिए सिर्फ 2 ही सीट क्यों? अगर ओवैसी साहब का फैक्टर है तो 7 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुसलमान जिताने हराने। ओखला में और मुस्तफाबाद में अगर AIMIM को वोट मिला तो किसका खेल खराब? देखिए, खेल तो जाहिर है दोनों सीटों पर अगर वोट मिल जाता है। मुस्तफाबाद ओखला की अगर हम बात करें तो ओखला में इतने वोट हैं कि अगर 2 तरफ भी पड़ जाते हैं तो या तो वैसी मतलब शिफा उर रहमान जीत जाएंगे, अमानतुल्लाह खान जीत जाएंगे। 53% मुस्लिम है उससे। 53% मुसलमान है और मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी तादाद में पड़ता है। क्या मुसलमान बटेगा? मेरा सवाल था आपसे। मुझे लगता है बाकी सीटों पर तो कहीं नहीं बट रहा है, लेकिन मुस्तफाबाद एक ऐसी सीट है, या शिफा उर रहमान साहब की जो ओखला एक ऐसी सीट है, इन 2 सीटों पे मुझे थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है। और बल्कि ओखला पे तो मुझे इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं वो हार जीत में तब्दील ना हो। लग रहा है शिफा उर रहमान AIMIM की रेस में है जीतने के। बिल्कुल रेस में है। मुस्तफाबाद वाली जो सीट है वो रेस में नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी को फायदा पहुंचा देना साफ नजर आ रहा है। मुस्तफाबाद आपको लग रहा है बीजेपी जीत सकती है? मुझे लगता है कि मुस्तफाबाद बीजेपी लीड कर सकती है अगर दो चीजें उसमें काम करेंगी। अगर आम आदमी पार्टी को नॉन मुस्लिम वोटर नहीं मिलता है, एक, और अगर 10,000 से ऊपर ताहिर हुसैन साहब वोट लेकर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के पीछे भी वहाँ जीत रहे हैं। करावल नगर से, करावल नगर में नहीं कह सकता, नहीं कह सकते। करावल नगर कपिल मिश्रा के लिए बहुत टफ है, बिस्ट के लिए आसान हो सकता था मुझे लगता है। लेकिन हाँ, इस दाढ़ी वाले आदमी को लगता है कपिल मिश्रा चुनाव जीतेगा। मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे मुश्किल। आऊंगा, मुझे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कर लेता हूँ कि मेरे मित्र हैं। करावल नगर मुझे कपिल मिश्रा जी का मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुस्तफाबाद मुझे लग रहा है कि बिस्ट चुनाव शायद लीड कर जाए, बीजेपी जीत जाए। मुस्तफाबाद अरे सर आएंगे आपके पास जी, मुझे पता है, सर ने बताया कि मुसलमान, सर ने बताया कि 2015 में मुसलमान वोट बटा और बीजेपी चुनाव जीत गए। तो अगर मुसलमान वोट बटा तो फिर बीजेपी जीत जाएगी, वही तो कह रहे हैं सर ने बोला। सर मुस्तफाबाद अगर बढ़ सकता है तो करावल नगर में तो कपिल मिश्रा के लिए अच्छा पोजीशन। सर अब कुछ ऐसी सीटों के बारे में बात कर रहे थे जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। हर आदमी, पत्रकार, हम सब आपस में बात करते हैं और अभी हम बात भी कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि भाई चाहे आतिशी की कालका जी सीट हो, जंगपुरा सीट मनोज सिसोदिया की हो, या फिर अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली, तीनों सीटें फंसी हुई हैं। सब यही कह रहे हैं तीनों सीटें फंसी हुई हैं। आपका आकलन क्या है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और पब्लिक का भी मानना ये है, तीनों सीटें फंसी हुई है और तीनों सीटों पे कोई भी जीत सकता है। मैं ये भी बता दूं आपको, मतलब वहाँ कांग्रेस भी जीत सकती है तीनों सीटों पर, ये भी है,
और जो है तीनों पे बीजेपी भी जीत सकती है, तीनों पे आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है। मतलब चुनाव ऐसा फंसा हुआ, कोई ये नहीं बोल सकता ये आगे है ये पीछे है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है बिल्कुल भी। मैं आप ये सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो संदीप दीक्षित और अलका लांबा और फरहाद सूरी तीनों ने ही चुनाव गर्म कर रखा है। बिल्कुल बहुत शानदार चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, मैंने बोला ना बहुत शानदार चुनाव लड़ रही किन है। सीटों पे लड़ रही है? हाँ इन तीन औरों पे मतलब 15 सीटों पे लगभग। 15 सीटों बहुत शानदार चुनाव लड़ी। कई सीटें ऐसी है मैं आपको बता तो दूं। सर अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं क्यों शीला दीक्षित हार गई थी, वो क्यों नहीं हार सकते? अरे आप ये इंदिरा गांधी भी हार गई थी, क्यों नहीं हार सकते? अरविंद जी तो अभी 10 साल 11 साल ही मुख्यमंत्री हुए, शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रह के हार गई। तो चुनाव में तो समीकरण माहौल आपके मुताबिक तीनों सीटों में नई दिल्ली कौन जीतेगा? देखो ये तो जनता ही बताएगी, जनता वोट करेगी। आपका मेरे मुताबिक हमारा आपका दायित्व है और काम है कि डिकोड करना। फाइट है, देखो फाइट है, इसमें कोई पहले से हमें नहीं पता है बोल- फाइट है। कौन जीत सकता है एक आदमी ऐसे? बैठा घर में देख रहा है सूरज जी क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं फाइट तो मुझे ही पता है, एक नहीं। नाम बताइए। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जो नई दिल्ली के अंदर जो झुग्गी वाला वोटर है वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को वोट डालता आया है और डालेगा भी। जिस पे प्रवेश वर्मा की टीम पहुंची है, उन लोगों ने वहाँ साड़ियाँ भी बांटी है, जैसे आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने, लोगों से मिले, संवाद किया चुनाव से ऐसे पहले। बांटे कि नहीं 1100 रुपए? वो तो कह रहे हैं मेरे पिताजी के नाम से संगठन मतलब बांटे तो ना, किसी भी संगठन से बांटे चुनाव से पहले तो कोई भी बांट सकता है, आप हम भी बांट से सकते। तो अभी दारू बट रही है कि नहीं बट रही है? अब ये मैंने देखा नहीं है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब बांटने को तो लोग हीरा चांदी सोना कुछ भी बांट दे, चुनाव है, चुनाव में तो लोग कुछ भी बांट सकते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में तो कहते हैं सर कि पैसा बहुत बांटा जाता है, पैसा बट रहा है। हर चुनाव में बढ़ता ही है, राजनीतिक दल जो है अपने हिसाब से पैसा भी बांटते हैं, दारू भी बांटते हैं, चिकन भी बांटते हैं, मुर्गा सब कुछ बांटते हैं। और हमारे जैसे आप जैसे लोग जो दारू और सिगरेट और चिकन नहीं खाते उनके लिए क्या है? देखो हम लोग तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नहीं, उसमें हमारे जैसे लोग, हम तो पत्रकार हैं, माइनस हम भी पत्रकार। वोट डालते हैं ना, हम भी वोट डालते हैं, लेकिन हम लोग केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कवर करते हैं, वहाँ चाय बिस्कुट कहीं मिल जाती है तो वो थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए खा लेते हैं। अरे भाई पत्रकारों की तो बात ही नहीं कर रहे ना, जो वोटर भी तो होता है पत्रकार। सर हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन ये चुनाव जैसे आपने कहा कि ये मतलब लग रहा है, ऐसे लग रहा है हंग भी हो सकती है असेंबली। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उस वक्त हमें लग रहा था कि चुनाव तो बीजेपी का लगभग है। आप जैसे देखा ना कि हरियाणा का चुनाव मतलब कांग्रेस का चुनाव था, लेकिन बीजेपी जीत गई। क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी का चुनाव है और आम आदमी पार्टी जीत सकती है? मैं उल्टा कर रहा हूँ कि मतलब ये बीजेपी का, मुझे लगता है कि बीजेपी का ये बेस्ट चांस है चुनाव जीतने का। मतलब इससे अच्छा सुनहरा मौका देखिए चुनाव में तो मिलता रहता है, पर एक अच्छा मौका है उनके लिए। शीश महल भी है, यमुना भी है, अरविंद केजरीवाल की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, आरोप भी हैं शराब घोटाले के, जेल भी रही आए करप्शन के आरोप में, करप्शन के खिलाफ आए थे, करप्शन, तो सारी चीज़ें बीजेपी के लिए बिल्कुल टिक 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 है। आपको लगता है कि बीजेपी के लिए बेस्ट चुनाव है परिस्थितियों के हिसाब से? अभी मैं आपको एक दूसरी बात पे लेके जा रहा हूँ, आपकी आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा उसी में। दिल्ली में जब 2007 में परिसीमन हुआ विधानसभा की सीटों का, नए सिरे से गठन हुआ जब कांग्रेस सरकार में थी, तब ऐसे ढंग से गठन किया गया था इन सीटों का, जो बीजेपी के गढ़ थे उनको तो इकट्ठा कर दिया, और जो है कांग्रेस के गढ़ वोटर थे, समर्थक थे, उनको अलग अलग सीटों के साथ जोड़ा गया। तब 2013 में बीजेपी के लिए बहुत सुनहरा मौका था जीतने के लिए। वो बेस्ट परफॉर्मेंस था उनका 32 तो सीट। उस टाइम भी वो जब जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाई, आप ये देखो। तो वो सीटों का जो यहाँ सीटें बनी हुई हैं उसमें मेरे को नहीं लगता बीजेपी जो है 35 पार कर पाएगी, क्योंकि वो सीटें फंसा जाएंगी। क्योंकि मैक्सिमम सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जिसमें बीजेपी का वोटर कम है। मतलब जैसे 40 सीटें हैं, 30 में बीजेपी के पक्ष में है, मतलब बीजेपी जीत सकती है, 40 में उसके लिए बहुत टेढ़ा काम है जीतना, मैं आपको बता दूं। और ये महीन बात पुराना आदमी कर सकता है, हम लोग अभी वो हम लोग मैंने शुरुआत में कहा कि डबा जी से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। इसलिए डबास जी को हम लेके भी आए ना कि वो सब सारी बातें जो हमारे जैसे पत्रकार डिकोड नहीं कर पाते उसको डिकोड करें। तो बीजेपी के लिए ये एक चीज़ है कि जो उनके फेवर में नहीं जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जहांगीरपुरी पहले एक सीट होती थी 93 में, 98 में सीट खत्म हो गई है ना, सॉरी 2008 में ख़त्म होगी। जहांगीरपुरी को 3 सीटों में बांट दिया, बुराड़ी में, बादली में और आदर्श नगर में। पहले ये सीटें जो बुराड़ी तो बनी थी नहीं उस टाइम पे सीट, बुराड़ी जो है जहांगीरपुरी का हिस्सा होता, बादली अलग सीट थी और आदर्श नगर अलग सीट थी।
और तो ऐसे ही उसको काट के और तो बीजेपी की जो ताकत थी वो कम कर दी गई उन सीटों में। ये एक अच्छी बात बताई। इसलिए हम बीजेपी के लिए थोड़ा कहते हैं ना 20 सीटों में तो बीजेपी लड़ती ही नहीं है चुनाव। कहा जाता है, हम पत्रकार लोग बात करते हैं आपस में कि 20 सीटें चाहे वो कोंडली की सीट करते हैं तो लोग पूरी की सीट कहते हैं। मानना है कि हाँ, भाई हाँ, मतलब दलित 20 और सीटों पे- मुस्लिम सीटों पे नहीं लड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि 2 की लड़ाई में तीसरा मोर्चा मार लेता मतलब उस उत्तर पूर्वी दिल्ली से जहाँ दंगे हुआ था कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया एक बार फिर। है। मतलब मतलब ठीक हाँ हाँ स्ट्रेटेजी हमारा आप जानते हैं पत्रकार के हाँ, तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल कपिल मिश्रा को टिकट क्यों दिया जाएगा? पिछले मॉडल टाउन से लड़ाया था उनको, वैसे उनकी पुरानी सीट रही है वो। पुरानी सीट रही है, कपिल मिश्रा वहाँ से जीते भी हैं हाँ, चुनाव। 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे जीते हैं। वो खुद भी बीजेपी का उनका पुराना सब जुड़ाव रहा है। माता जी रही मेयर रही अंदर से है, वो बीजेपी में थे लेकिन फिर बाहर से आम आदमी पार्टी से। में रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो जो है इस बार मेरे को जो लग रहा है, जो वहाँ हमारे दोस्त हैं वो लोग बोल रहे हैं कि निकाल लेंगे कपिल मिश्रा। अकरम, फाइनल आप कैसे समराइज करेंगे इस चुनाव को? किसकी तरफ जाते हुए दिख रही है सुई? देखिए किस तरफ जाती हुई दिख रही है ये तो 2 दिन बाद पता चल जाएगा, इतना जरूर है। इस बार कांटे की टक्कर वाला मामला है तो बिल्कुल है, कोई बिल्कुल पत्रकार कहते हैं ना नेक टू नेक, सौरभ भाई नेक टू नेक फाइट है। हालांकि इस तमाम एंटी इनकम्पेंसी होने के बावजूद, 10 साल सरकार चलाने के बावजूद, ईडी से लेके सीबीआई और तमाम जो है आरोपों के बावजूद, शाही महल और करप्शन के बावजूद आम आदमी पार्टी केजरीवाल चुनाव में लीड करते साफ नजर आ रहे हैं। एज नजर आ रहा है एज आपको? नजर आ रहा है, एज नजर आ रहा है, और वो एज इन तमाम चीजों के बावजूद नजर आ रहा मैंने है। बोला ना कि बीजेपी के लिए सबसे माकूल माहौल है, लेकिन वो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको लेके चर्चे के। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट बताता हूँ मैं, वो अपने आप 40 से 42 मान रहे हैं। जब आदमी खुद अपना आकलन करता है तो पॉजिटिव होके करता है, नेगेटिव होके नहीं करता। बीजेपी 40-42 कह रही है, आम आदमी पार्टी 55 कह रही है। नहीं वो नहीं 55 को तो एक ऑफिशियली बयान है, बीजेपी का ऑफिशियली बयान नहीं बोल रहा मैं। 40 अंदर से 42 कह रहे हैं। वो 40 से 42 मान रहे हैं, और तो उन्होंने पॉजिटिव से पॉजिटिव मार्किंग की जो आप होगी। वाले 39 तक भी आ गए 2 दिन पहले। अच्छा, आपके मुताबिक अंत में दिल्ली में किसकी सरकार? जो जनता जिसको तय कर लेगी वही उसकी सरकार। अरे आप बताइए ना, पत्रकार के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? देखो अभी हम जितनी देर से बात कर रहे हैं उसमें कोई भी एक तरफा नहीं बता पा रहा है। चुनाव फंसा हुआ है और कांग्रेस के उठने से आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसकी सरकार रही है, उसको ही चुनाव बचाना है। बीजेपी की तो जीतना है, बीजेपी तो पूरी ताकत तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा एज में है। अब कौन ऊपर है कौन नीचे है ये तो अब फंसा हुआ है मामला, इसको कोई स्पष्ट नहीं कर सकता अभी। तो आपने सुना सबकी, बस 2 बिंदु हमें अंत में कहने हैं जो हमारा आकलन है। 2 चीज़ें जो आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती हैं और जो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं जाती हैं। पहली चीज़ जो आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती है वो है महिलाएं, और वो महिलाएं जो निम्न आय वर्ग की या कामगार महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ नज़र आती हैं। झुग्गी झोपड़ी के लोग वो आम आदमी पार्टी के साथ नज़र आते हैं। मिडिल क्लास में ज़रूर जो एक तबका, बहुत उम्मीदें थी अरविंद केजरीवाल आएंगे न जाने क्या कर देंगे, उनकी उम्मीदें टूटी हैं, उनमें झटका लगा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत है कि पोलराइजेशन है, लेकिन वर्गीकरण है। एक वर्ग जो ऊपर ही जिनके जेब में पैसा है वो थोड़ा बीजेपी के साथ नज़र आते हैं, जिनके जेब में पैसा नहीं है वो आम आदमी पार्टी के साथ नज़र आते हैं। ये एक पॉइंट आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता है। एक पॉइंट जो आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं जाता है, क्योंकि ये 5 साल बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। पिछले 5 साल अच्छा काम होता, स्कूल बहुत अच्छे हुए थे, अस्पतालों की स्थिति सुधरी थी, बिजली पानी मुफ्त हुआ था, तो लोगों के दिल में था, उन्होंने सबने हर तबके से आम आदमी पार्टी को वोट मिला। लेकिन इस बार अब आम आदमी पार्टी कहती है कि 2 साल कोरोना में निकल गए, फिर हम जेल गए, ईडी गए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। ये आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं जाती हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जो अरविंद केजरीवाल को झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिर यही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल फिर भी अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं, बीजेपी से कड़ी टक्कर ले पा रहे हैं, क्योंकि जेल से आने के बाद वो ज़मीन पर आए। और मुझे लगता है डबासदी जब 2020 में चुनाव जीते तो अरविंद केजरीवाल 1-1.5 साल 2 साल कहीं भटक गए, थोड़ा ज़मीन उन्होंने छोड़ दिया। मानेंगे इस बात को? शुरुआत में नहीं 2020 के बाद की बात कर रहे हाँ, हैं। जब चुनाव जीता उन्होंने दोबारा। मैं आपको बताऊं, मैं जो है काफ़ी टाइम से जो है ये पत्रकारिता कर रहा हूँ, राजनीति को देख रहा हूँ। जो केजरीवाल से आम आदमी का मिलना बड़ा मुश्किल काम दिखा मेरे को। मैंने मदन लाल खुराना से भी लोगों को उसके घर में जाके मिलते हुए देखा, आम लोगों को। ऐसे ही साहिब सिंह के यहाँ तो ड्राइंग रूम में, और जो कुछ लोग तो बेडरूम तक चले जाते, तो बैठ जाते जाकर के, हाँ, सुबह कहते थे कि सुबह 6 बजे बैठ जाते थे वो। शीला दीक्षित के यहाँ भी लोग रोजाना शीला दीक्षित मिलती थी। ये केजरीवाल जी का ये नेगेटिव पॉइंट
मेरे हिसाब से है कि वो पब्लिक से वो मिलना नहीं। टच में तो 2020 के वही मैंने 2020 के चुनाव जीतने के बाद वो कुछ समय के लिए भटके, लेकिन जब वो जेल से आए अभी 2-3 महीने, तो वो हर विधानसभा गए, लोगों से मिले, अप्रोचेबल हो गए, उन्होंने मेहनत करी। यही वजह है कि आज वो चुनाव में है। तो अब देखना होगा किसकी तरफ जा रहे हैं ये चुनाव। सारे भाई यही कह रहे हैं कड़ी टक्कर है। सर ने तो कहा 2013 हो सकता है, हंग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन दिल्ली का चुनाव कहा जाए उस लोकतांत्रिक तरीके से अगर भारत देश के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन परसेप्शन वाइज सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इंटरेस्टिंग है, सबकी नजर है दिल्ली के चुनाव पर। देश की राजधानी होने के कारण जो है सबकी नजर तो स्वाभाविक रहेगी। केजरीवाल एक ऐसा नाम है, उनकी राजनीति एक ऐसी है कि पूरा देश उनको ऑब्जर्व करता है, देखता है। वो देखो कई सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो भी करते हैं, कई स्टेट के मुख्यमंत्री आके यहाँ सीखते भी, ऐसा वो दावा भी करते हैं। जैसे उनका गारंटी वर्ड है, गारंटी उन्होंने ही दिया था। केजरीवाल की गारंटी है जी। अब सब गारंटी यूज करने लगे। अरविंद केजरीवाल इज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो टकराव हुआ ना एलजी के साथ, वो थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आई। अधिकारियों ने नहीं, देखो कोई भी सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, वो चाहता है काम हो, लेकिन काम तब होगा जब अधिकारी साथ होंगे। जब वहाँ का, अब जब एलजी यहाँ पर है तो एलजी को भी आपको मना के रखना पड़ेगा, साध के रखना पड़ेगा, जैसे शीला दीक्षित ही साध के रखती थी। तब ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार शीला जी के पास थे। लेकिन आपने लड़ लड़ के छिनवा ली है ना। छिनवाली है क्या? अध्यादेश लेकर के आइए। देखिए उस जो लोकतांत्रिक बात है वो मतलब चुना हुआ मैंडेट था, उनके हाथ पर था। ने भी बोला था, लेकिन फिर भी कोर्ट के आदेश के बाद वो बीजेपी की क्योंकि सत्ता है और पार्लियामेंट में उनकी संख्या, इसलिए वो हुआ। अभी भी ये कहते हैं कि शीला दीक्षित को चलाना आता था, वो जाके अटल जी के पास बैठ जाती थी, लेकिन यहाँ पे सीधा टकराव है, और वो टकराव है तो ले भाई हम भी नहीं करने देंगे, और अधिकारी अपने कब्जे में ले लिए, ना काम हो रहा और काम नहीं हो रहा। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो स्थिति अभी है, वो तो अगर आम आदमी पार्टी को वोट दे देंगे, उनकी सरकार बनेगी, वो बाद में होगी, फिर बाद में ये होगा कि यार हमसे काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं। ये भी स्थिति है, लोगों के बीच में ये भी चर्चा है कि यार क्या करें, फिर डबल इंजन की सरकार को दे दे। ठीक है, ये भी एक चर्चा है। तो एंड में एक और पॉइंट, जैसे मोदी नहीं तो कौन 2000 में कि मोदी नहीं है, मोदी ने अच्छा काम नहीं किया, अग्निवीर ले आया वगैरह 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 वगैरह, लेकिन बताओ सामने कौन है? अरे मोदी को नहीं दे तो बताओ किसको दें? अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा नहीं, ये भी उनके एक फेवर में जाती है बात। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग दे ही देंगे, जिता देंगे, लेकिन कुछ पॉइंट थे पत्रकारों को तौर पर जमीनी बात हम लोगों ने करी, बाकी हम लोग की बातचीत से जिसको जो निकाल करके अपने हिसाब से नैरेटिव बनाना है तो बना ले। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।